हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये दूसरी वीडियो है। आई होप कि पहली वीडियो आपने देखी होगी। अगर अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसी को देखिएगा, क्योंकि ये उसी का पार्ट सेकंड है। जितना आप ऑर्डर में पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, उतना ही आपको याद भी रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसी ही वीडियो बनाते रहे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था आपके सुपरवाइजर पोस्ट्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हमने कल समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे हम कहते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, कब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, एंड उसके बाद समझा था कि कब कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फीचर्स के बारे में हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पिछले क्लास के अंदर हमने दो फीचर्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ ही साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पर हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, या तो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या तो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, अनरिटन वो क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिटन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अनरिटन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लिख के नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी समझा है आपको पिछले वीडियो के अंदर। अगर वो नहीं देखी है तो पहले आप उसी को अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको आज की क्लास भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमने समझा था यहां पर कि ये क्यों दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओरिजिनली जब 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके आया था, उस टाइम इस कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, इन 8 शेड्यूल्स थे। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि 2019 के अकॉर्डिंग इसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स है, 470 आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि वक्त के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे बदलाव लाए गए। तो बदलाव लाने के दौरान यहां पर 20 आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको डिलीट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को भी डिलीट किया गया जिसका नाम था पार्ट 7। एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 पार्ट्स को ऐड किया गया, 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया, और कम से कम 95 आर्टिकल्स को भी ऐड किया गया। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या रीजन है, कौन कौन से वजूहात है जिन वजूहात की वजह से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। वो रीजंस भी हमने पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर। एंड दूसरा रीजन हमने यहां पर, दूसरा फीचर हमने यहां पर पढ़ा था, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कानून है, जो रूल्स है, जो लॉज है, वो सारे के सारे उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खुद से नहीं बनाए थे। अलग अलग कानून जो है वो अलग अलग कंट्रीज से लाए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उनको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। एंड साथ ही साथ मैंने बताया बाकी भी कंट्रीज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम था, उन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग चीजें लाई गई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई थी। ये थी दो चीजें जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। आज हमें अब नेक्स्ट से तीसरे फीचर के बारे में पढ़ना है, एंड वो फीचर क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलना उतना इजी भी नहीं है, उसको बदलना उतना मुश्किल भी नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिन जिन फीचर्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, हम यहां पर दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे। एक लेंगे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को और साथ ही साथ लेंगे हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को। दोनों के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी खूबियां है और बाद में हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी खूबियां है। यहां पर आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। या तो एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो सकता है, यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जिसको बदलना काफी मुश्किल होता है, या तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बदलना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इजी से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। जैसे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है क्योंकि उसको बदलना उतना ज्यादा इजी नहीं होता है। लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप लिखोगे यहां पर, मैंने मेंशन नहीं किया है नाम, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि उसको बदलना बहुत ही ज्यादा इजी है, उसको एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह से ही बदला जा सकता है। लेकिन जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मिक्सचर है। यानी कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको हम आराम से बदल नहीं सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन यहां पर इस्तेमाल होता है, तो यहां पर आप गौर से समझोगे कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। हिंदुस्तान के आर्टिकल 368 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम दो किस्म के अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यहां पर दो तरीके प्रोवाइड करता है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए। तो सबसे पहला यहां पर यह है कि कुछ प्रोविजंस, कुछ कानून ऐसे हैं जिनको हम बदल सकते हैं जब हमारे हर एक हाउस के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उसमें से अगर 2/3 मेजॉरिटी वोट हक में दे देंगे कि हां हमें इस कानून को बदलना है, तब जाके उस कानून को बदला जा सकता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, नीचे जाके हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया है, डेफिनेशन से आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल की मदद से आप यहां पर आराम से इसको समझ सकते हो। लेकिन पहले हम फिर से रिवाइज करेंगे। क्या मैंने बताया कि कुछ कानून ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको हम बदल सकते हैं। कैसे? जब हमारे दोनों हाउसेस के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, उन प्रेजेंट हुए लोगों में से अगर 2/3 मेजॉरिटी उस कानून को बदलने के हक में वोट दे देंगे, तब जाके उस कानून को बदला जा सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, एक ही कंडीशन नहीं है, नीचे जाके हमें दूसरी कंडीशन के बारे में भी पढ़ना है। जब यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तब जाके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन पहले हम खाली पहले वाली बात को समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज कि आपके किसी भी हाउस के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अगर उसके अंदर 245 मेंबर्स है और जिस दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करना था, लेकिन उस दिन हमारे इसी हाउस के अंदर अगर खाली 150 मेंबर्स आए हैं, तो इन 150 मेंबर्स में से कम 2/3 मेंबर्स जो है वो इस बिल को बदलने के हक में वोट देने चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के हक में वोट देने चाहिए। अगर कुल मिला के 150 मेंबर्स है, इसका जो 2/3 आ जाएगा, दैट मींस जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसको इंटू करना है 2/3 से। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3/5 हो जाएगा 15, 30 हो जाएगा 0, यहां पर आ चुका है 50 आंसर। 50 को आप 2 से इंटू करो तो आंसर आ जाएगा 100। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो अमेंडमेंट है अगर इसको पास करना है तो इसके लिए आपको कम से कम 100 मेंबर्स इसको बदलने के हक में वोट देने चाहिए। लेकिन खाली इतना ही नहीं, दूसरी कंडीशन क्या है कि इस हाउस के अंदर कुल मिला के जितने मेंबर्स होंगे
उन टोटल मेंबर्स में से मेजॉरिटी जो लोग होंगे वो भी यहां पर हक में वोट देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कुल मिला के तो 245 मेंबर्स थे, तो 245 मेंबर्स का जो 50% होता है वो होता है लगभग 122% से ज्यादा वो हो जाते हैं। तो यहां पर आपको उस बिल को बदलने के लिए यहां पर आपके पास 122 मेंबर्स से ज्यादा वोट्स आने चाहिए। लेकिन यहां पर आपने देखा है कि कुल मिला के कितने वोट्स आए थे, 100, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी यहां पर रखी गई है कि जितने मेंबर्स टोटल हो गए उस मेंबर्स का जो 50% हो गए वो भी इस बिल को, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी इस कानून को बदलने के हक में वोट देने चाहिए। वो यहां पर कितने हैं, 122 आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जितने वोट्स आए हैं वो अब भी कम है, क्योंकि पहली कंडीशन खाली सेटिस्फाई हुई है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 122 मेंबर से ज्यादा वोट्स आने चाहिए इस कानून को बदलने के हक में। तो यहां पर आपने समझा होगा कि यहां पर इस कंडीशन के अंदर ये जो बिल है ये पास नहीं हो सकती है कि एक कानून को बदलने के अंदर जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो यहां पर पास नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पर दूसरी एग्जांपल भी दे सकते हो खुद से। फॉर एग्जांपल, अब अगर यहां पर 245 मेंबर्स है लेकिन आ चुके हैं यहां पर कुल मिला के 200 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो 200 मेंबर्स का 2/3 निकालोगे आप, देखोगे कितने मेंबर्स वो आ जाएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि वो तो 122 से ज्यादा ही आ जाएंगे। एंड यहां पर आपने देखा है कि 50% जो है 245 का वो 122 से ज्यादा आ जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इस टाइम जो मेंबर्स है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कानून को यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो ये था पहला टाइप आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, जिस टाइप की मदद से हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहां पर दूसरा टाइप जो है वो ये कहता है कि कुछ प्रोविजंस को हम बदल सकते हैं, कुछ प्रोविजंस को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ कानून हम यहां पर अमेंड कर सकते हैं। एक तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी में वोट्स आने चाहिए उस कानून को बदलने के लिए। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट्स है 50% जो स्टेट्स है, यानी कि हाफ स्टेट्स जो है, अगर कुल मिला के 28 स्टेट्स है तो 14 स्टेट्स जो है वो उस कानून को बदलने के हक में यहां पर वोट देने चाहिए, तब जाके उस कानून के अंदर बदलाव लाए जा सकते हैं। तो ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फीचर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है, इसको बदलना उतना आसान भी नहीं है। यानी कि ये मिक्सचर है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कुछ कानून ऐसे हैं जिनको हम आराम से बदल सकते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनको हम आराम से बदल नहीं सकते हैं। उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे नए फीचर के बारे में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंडिया है इसने फॉलो किया है ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जितने भी फीचर्स हम यहां पर पढ़ेंगे हम दो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के साथ उनको कंपेयर करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने फॉलो किया है यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। एंड यहां पर जो अमेरिका है वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब यहां पर हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, यहां पर जो लेजिस्लेटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है ये यहां पर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में मिलके यहां पर कोई भी काम करते हैं। अब समझते हैं यहां पर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्या होता है। यानी कि यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है इनके बीच में ताल्लुक होता है। क्या ताल्लुक होता है, यहां पर इनके बीच में यहां पर कॉपरेशन होती है। क्या कॉपरेशन होती है वो हम यहां पर समझते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडीज, यानी कि वो जो कानून को बनाते हैं उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव।
अब कौन कानून बनाते हैं? आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि कोई भी कानून अगर बनाना होगा तो उसके लिए हमें लोकसभा में पास करना पड़ता है। उस कानून को बनाने के लिए राज्यसभा में उस बिल को पास करना पड़ता है एंड उसके बाद प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देना पड़ता है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर एक तो लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी आता है। तो यह हमारा बन जाता है लेजिस्लेटिव। एंड साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर आ जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं, यानी कि जिसके अंदर आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स आ जाते हैं, यही इन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर यहां पर दूर से लगता है कि इनके बीच में यहां पर एक कोऑपरेशन है, एक कोऑर्डिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वही यहां पर लेजिस्लेटिव के भी मेंबर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अगर होगा तो वो लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर होगा वो भी इनका ही मेंबर होगा। तो यहां पर जो लेजिस्लेटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको हम अलग अलग से नहीं चुनते हैं। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेटिव के मेंबर्स और जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं इनको चुनने के लिए अलग से कोई वोटिंग नहीं की जाती है। लेजिस्लेटिव के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वही एग्जीक्यूटिव के अंदर भी होते हैं। तो यही सिस्टम कहलाता है यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यहां पर दूसरा टाइप क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है? यहां पर पावर जो है वो सेपरेट होते हैं दोनों ऑर्गन्स के, यानी कि लेजिस्लेचर के अपने पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के अलग पावर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव को चुनने के लिए अलग से वोटिंग की जाती है, एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए यहां पर अलग से वोटिंग की जाती है। जैसे अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे वहां पर इलेक्शंस जो होते हैं वहां पर लेजिस्लेटिव के लिए अलग से इलेक्शंस होते हैं, वहां पर एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो अलग से किए जाते हैं। वो दोनों यहां पर लेजिस्लेटिव के मेंबर जो है वो वहां पर मिलके इस एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। प्रेसिडेंट के लिए वहां से अलग से इलेक्शन अलग से वोटिंग की जाती है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे यहां पर जितने भी मेंबर्स को हम चुन के भेजते हैं वही मेंबर्स एक हेड को चुनते हैं जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर वो जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं उनके लिए अलग से वोटिंग होती है, वो अलग से होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो अलग से होता है। प्रेसिडेंट को कोई भी ताल्लुक लेजिस्लेटिव के साथ नहीं होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो यहां पर प्राइम मिनिस्टर होता है उसका जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली लेजिस्लेटिव के साथ ही होता है। क्यों? क्योंकि वो लेजिस्लेटिव का ही मेंबर होता है, क्योंकि वो जो लेजिस्लेटिव है वो अलग नहीं होता है, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो भी अलग नहीं होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम किसे हम कहते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसे हम कहते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में यहां पर कोऑपरेशन होती है। क्या कोऑपरेशन होती है? कि यहां पर जो लेजिस्लेटिव का मेंबर होता है वही एग्जीक्यूटिव का भी होता है। यहां पर दोनों के लिए एक ही इलेक्शन होता है, दोनों को भेजा जाता है यहां पर एक ही इलेक्शन करके। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग वोटिंग करके चुना जाता है। यहां पर प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बताइए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था कि इंडिया जो है ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया था इसने। लेकिन जो इंडियन स्टेट है यहां का जो हेड होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। कौन है इंडियन स्टेट्स का हेड? कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। यहां पर जो प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश का जो हेड होता है वो एक मोनार्की सिस्टम वहां पर है। दैट मीन्स वहां पर जो बाप होगा उसके बाद जो बेटा होगा वही वहां
वहां का किंग बन जाएगा एंड उसका जो बेटा होगा वही बन जाएगा। उसको यहाँ पर चुनने के लिए यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को चुनने के लिए लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, उसको इनडायरेक्टली चुना जाता है, उनको डायरेक्टली नहीं चुना जाता है। प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, अगर आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, उसके बारे में हम अलग से आपको समझाएंगे। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेसिडेंट है उसको कैसे चुना जाता है। यहां पर आप इतना याद रखोगे कि जो इंडियन स्टेट से यहां का जो हेड होता है वो एक रिपब्लिक हेड होता है, यानी कि उसको चुना जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश का जो हेड होता है वो एक मोनार्क होता है, यानी कि वहां पर उसको चुना नहीं जाता है, वहां पर खानदानी सिस्टम है, यानी कि उसका बेटा यहां पर किंग बन जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है ये बहुत ही ज्यादा अहम होता है एंड इसी वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स है ये इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं, जिसका सबसे अहम रोल होता है कंट्री को चलाने के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसीलिए इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट कहा जाता है। आई होप कि ये वाला जो दूसरा फीचर है वो भी आपको समझ में आया होगा कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है वो भी आपने समझा होगा। और इसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स फिर से ली है, दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन की और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने देखा जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हिंदुस्तान ने भी फॉलो किया है, लेकिन जो यूएसए है वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। उसके बाद यहां पर हम नया फीचर देखेंगे, कौन सा फीचर है? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो, जहां पर सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी को है वो है पार्लियामेंट को। एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि जहां पे जुडिशरी को सबसे ज्यादा पावर्स दिए गए हो, जहां पे जुडिशरी सुप्रीम हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे है। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब यह है जहां पर पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा ताकत दिया गया हो। एंड जुडिशरी सिस्टम का, जुडिशियल सिस्टम का मतलब यह है जहां पर जुडिशरी को सबसे ज्यादा पावर्स दिए गए हो, जहां पर जुडिशरी सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या है, और पहले देखेंगे हम फिर से दो एग्जांपल्स लेंगे दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ब्रिटेन के अंदर जो है वहां पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने यही समझा होगा कि ब्रिटेन के अंदर अगर कोई सुप्रीम है, अगर किसी के पास ज्यादा ताकत है तो वो वहां के पार्लियामेंट के पास है। लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या है? उसका मतलब हमने समझा है, यूएसए के अंदर है जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका मतलब क्या है कि यूएसए के अंदर पार्लियामेंट के पास ज्यादा ताकत नहीं है, वहां पर वहां के सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा ताकत है। अब हिंदुस्तान की बात करें कि यहां पर क्या रखा गया है, यहां पर इंडिया के अंदर जो है यहां पर दोनों का मिक्सचर है, यानी कि यहां पर ना ज्यादा पावर्स पार्लियामेंट को दिए गए हैं, ना ही ज्यादा पावर्स यहां के सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। दोनों को अपने अपने पावर्स है, लेकिन ज्यादा ना पावर्स पार्लियामेंट के पास ही है, ना ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर्स है। जैसे अगर पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना होगा तो वहां पर आराम से पार्लियामेंट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकते हैं। ये बेसिक फीचर क्या होता है इसको हम आगे जाके जब फंडामेंटल राइट्स टॉपिक वाला हम स्टार्ट करेंगे वहां पर हम समझेंगे कि बेसिक फीचर का मतलब क्या होता है। क्या मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट
पार्लियामेंट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो कि ऊपर भी हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाया जा सकता है, वो हमने ऑलरेडी ऊपर ही डिस्कस किया था एक फीचर के अंदर। लेकिन यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो बदल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है वो उसको बदल नहीं सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, उस कानून को रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट के पास भी अख्तियार है, वो कानून बना सकते हैं, लेकिन जुडिशरी के पास भी अख्तियार है कि वो उस कानून को रद्द करने का यहां पर पावर रखते हैं। तो यही यहां पर हमने पढ़ा था कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है यहां पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है, साथ ही साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। ना ही यहां का पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग है, ना ही यहां की जुडिशरी ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों के पास अपने अपने पावर्स है। पार्लियामेंट के पास भी अपने पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपने पावर्स रखे गए हैं। तो आई होप कि जहां तक जो भी हमने पढ़ा है वो सारा कुछ आपने समझा होगा, और भी बाकी फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है, उन फीचर्स को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वाले टॉपिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप बता सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर यहां पर कंफ्यूजन रहा होगा, तो अगर कंफ्यूजन रहा है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा से देखिएगा, क्योंकि दोबारा एक बार यहां पर पढ़ने से ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि 2/3 मेजॉरिटी 50% चीजों की वजह से थोड़ा सा इंसान को कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप इसको फिर से रिवाइज करोगे, फिर से एक बार पढ़ोगे, आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जितना हो सके आप इन्हीं चीजों को समझो, बेसिक्स को क्लियर करो, ये जितने भी चीजें हैं वो आप आराम से समझो। आप खाली ये मत याद रखो कि डेफिनेशन है या वन लाइनर क्वेश्चन कहां पर क्रिएट होता है। आप आराम से एक एक टॉपिक को समझो, एक एक चीज को समझो, कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ये मत आप समझो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ कितने रूल्स है, कितने आर्टिकल्स है, इतना ही नहीं पूछा जा सकता। इतना भी हम यहां पर पढ़ते हैं कि यहां पर इन्हीं टॉपिक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट हो ही सकता है। तो आगे जाके भी हम और ज्यादा फीचर्स पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आगे जाके हम और ज्यादा फीचर्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा।